नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ में शर्मा। समय हो गया है यूपी की नंबर 1 डिबेट जो कहूंगा सच कहूंगा का। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के महासंग्राम से पहले बहुजन समाज पार्टी ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसने सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक के सबके समीकरण बिगाड़ दिए हैं। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने सीधे अखिलेश यादव और राहुल गांधी को अंकल कहकर संबोधित किया। साथ ही कानून व्यवस्था, बेरोजगारी के मुद्दे पर योगी सरकार पर भी तीखा हमला बोला। भतीजे के इस वार पर अखिलेश यादव जहां कुछ ना कहलवाओ तो अच्छा है ये कहकर कन्नी काट रहे हैं, तो वहीं बीजेपी खुलकर आकाश के बचाव में उतर आई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बुआ का नरम और भतीजे का गरम रुख बसपा की कोई सोची समझी क्रोनोलॉजी है, और क्या चुनाव से पहले बीजेपी को रोकने के लिए सपा, कांग्रेस, बीएसपी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी एक मंच पर आ जाएंगे? इस सियासी घमासान को लेकर मायावती की अगली चाल क्या होगी, आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं जो हमने खास तौर पर आपके लिए तैयार की है, जिससे आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि आखिर यह माजरा क्या है, यह मुद्दा क्या है, यह मसला क्या है। देखिए जरा। राहुल अखिलेश को अंकल बताया, आकाश आनंद ने माहौल गरमाया। बीजेपी पर मायावती बहुत नरम, आकाश आनंद इतने क्यों गरम? 2027 के फाइनल मैच से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पिच पर एक ऐसी गेंद फेंकी गई जिसने विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के भी होश उड़ा दिए हैं। बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने एक ही बयान से सूबे की सियासत का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अंकल कहकर संबोधित करना सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि 2027 के बिसात पर चला गया बसपा का सबसे बड़ा सियासी मुहरा है। लंबे समय से शांत दिख रही बसपा अचानक सुपर एक्टिव मूड में आ गई है। आकाश आनंद सिर्फ अंकल बोलकर शांत नहीं हुए, बल्कि उन्होंने सीधे योगी सरकार पर भी चौतरफा हमला बोला। कानून व्यवस्था की स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, बदहाल शिक्षा व्यवस्था और सरकारी धन की बर्बादी का आरोप लगाकर आकाश ने सूबे की सरकार को जमकर घेरा। उनके इस बदले तेवर ने साफ कर दिया है कि बसपा अब बैकफुट पर खेलने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूं। उनकी उम्र अब हो गई है। अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के वक्त आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूं, आप ही बताएं। तो हमारे लिए तो वो बड़े अखिलेश अंकल हैं, अखिलेश भैया नहीं, अखिलेश अंकल हैं। भतीजे के इस वार से अंकल गुट तिलमिला उठा। अखिलेश यादव ने सधे हुए अंदाज में पलटवार किया तो कांग्रेस ने उम्र का तकाजा याद दिला दिया। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब बीजेपी आकाश आनंद के बचाव में उतर आई। माननीय गृह मंत्री जी हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। विपक्ष खासकर राहुल गांधी जी सदन न चला करके वो सुनना नहीं चाहते, केवल गोल चेंज करके सदन को हाईजैक करके खबर बनाना चाहते हैं। हमारी प्रतिबद्धता देश के युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ है, और जो भी उनके आरोप है उसका एक बिंदुवार जवाब देंगे। राहुल गांधी जी को सीधे चुनौती देता हूं, हिम्मत है राहुल गांधी जी भागना मत, पूरी बात गृह मंत्री जी की सुनना। ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है, और हमारे संबंध बहुतों से बहुत अच्छे रहे हैं, इसलिए कुछ मत कहलवाओ तो ही अच्छा है। शिक्षा संस्थाएं कौन चलवा रहा है, किसके माध्यम से चल रहे हैं, आरक्षण की कितनी लूट हो रही, परीक्षाएं कितनी नहीं हो पा रही हैं, तो मुद्दे तो वो हैं। आज यूपी में गोमूत्र मुद्दा अंकल नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी से इस देश के संविधान के अपमान की उम्मीद नहीं की जाती। ये काम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है जो पार्टी अपने आप को मान्यवर काशीराम और बाबा साहब अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चलने के लिए जानी जाती थी, वो अब इस कदर भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठकर खेल रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी से स्क्रिप्ट आ रही बीएसपी के नेता उसे पढ़ रहे हैं। आकाश आनंद जी, आप राहुल जी को कुछ भी कहिए, लेकिन उम्र कम होने से आप जनजी के नेता नहीं बन सकते, क्योंकि उनके मुद्दे उठाने पड़ेंगे। राहुल गांधी जी ने लगातार जो छात्रों और युवाओं के मुद्दे हैं उनको उठाया,
और सरकार को झुकना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। इसके पीछे जो पूरे देश में एक मुहिम चलाई और जागरूकता फैलाने का काम किया वो राहुल गांधी जी ने किया, जो एक नेता का होता है। अब यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल समझिए, मायावती बीजेपी और सीएम योगी पर अक्सर नरम रुख अख्तियार करती हैं, लेकिन उनके भतीजे आकाश आनंद सरकार पर आग उगल रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक इसे बसपा की सोची समझी क्रोनोलॉजी मान रहे हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष से सीधे टकराव से बचना, तो दूसरी तरफ जमीन पर दलित और युवा वोट बैंक को वापस खींचने के लिए आक्रामक राजनीति करना। तो सवाल ये कि क्या बुआ और भतीजे की ये जोड़ी यूपी में कोई नया जाल बिछा रही है? दिलचस्प बात तो ये भी रही कि आकाश आनंद ने बीजेपी, सपा, कांग्रेस को तो पानी पी कर कोसा, लेकिन पश्चिमी यूपी में दलितों के नए उभरते नेता चंद्रशेखर आजाद पर पूरी तरह चुप्पी साध ली। इस चुप्पी के पीछे कई गहरे सियासी मायने हैं। क्या आकाश चंद्रशेखर को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानते, या फिर भविष्य में किसी बड़े दलित गठबंधन की जमीन तैयार की जा रही है? अब ऐसे में सवाल तो ये भी कि क्या 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए सपा, कांग्रेस, बसपा और आजाद समाज पार्टी एक मंच पर आ सकते हैं, या फिर मायावती का ये नया आकाश अकेले ही सबका खेल बिगाड़ने आ रहा है? फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में निगाहें मायावती की अगली चाल पर टिकी हुई हैं। लखनऊ से लालचंद, राहुल श्रीवास्तव और विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए चर्चा करते हैं बीजेपी की ओर से। बीजेपी के नेता संजय सिंह हमारे साथ हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। अशोक तिवारी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सर आपका भी स्वागत है। और मुझे जानकारी मिल रही है कि अब से कुछ ही देर के बाद कृष्णकांत शर्मा जी जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। हमारे साथ राजकुमार सिंघाल जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जुड़ चुके हैं। सर आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले अशोक जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि अखिलेश यादव और आप लोग तो बार बार इस बात का दावा करते हैं कि भाई अखिलेश यादव तो युवा हैं, युवा नेता हैं, और एक टैग भी उनके ऊपर लगा कि भाई वो यूपी के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। लेकिन आकाश आनंद तो उनको अंकल बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई 50 साल के इंसान को आप मैं अंकल ना बोलूं तो भैया क्या बोलूं, भैया कैसे बोल सकता हूं, भैया अंकल ही बोलना पड़ेगा। सहमत है आप इससे? इस पर मैं क्या बताऊं जी, ये कौन सी बड़ी बात आते हैं। आकाश आनंद कुछ भी बोले, कुछ भी करें, इससे आज के मुद्दे हैं उन पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज के जो मुद्दे हैं चुनाव उन पर होने जा रहा है सर। भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है एक तरह से। भारतीय जनता पार्टी बैक फुट पर है। भारतीय जनता पार्टी संभल नहीं रही है। आज उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से पिछड़े हों, दलित हों, अल्पसंख्यक हों या सामान्य वर्ग के ब्राह्मण हों, तमाम ऐसे लोग हैं, महिलाएं हों, युवा हों, आज जो है किसान हैं, सारे के सारे लोग आशा भरी निगाह से राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहे हैं। उनकी सरकार बनवाना चाहते हैं 27 में। सवाल लेकिन तिवारी जी आप ये बात नहीं, तिवारी जी आप ये बात क्यों भूल रहे हैं कि लोकतंत्र में युवाओं की बहुत अहम भूमिका है। और जेन जी को नहीं भाई, जेन जी के ऊपर आजकल तो सभी पार्टियों का फोकस है, और समाजवादी पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है। अगर आकाश आनंद ये कहते हैं कि अखिलेश यादव, श्रीमान अखिलेश यादव युवा नहीं है, वो भैया कहने लायक नहीं है, वो तो अंकल हैं, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं? आप इस बात को और इस बयान को जितना हल्के में लेने की कोशिश कर रहे हैं, उतना हल्का बयान ये है नहीं सर, मेरे हिसाब से तो। आपके लिए गंभीर बयान है जी। उत्तर प्रदेश जनता के लिए ये बयान पर ध्यान ही नहीं देने वाली नहीं है। आकाश आनंद की किसी बात पर ध्यान देने वाली यूपी जनता नहीं है। बहन मायावती जी की बात हल्की होती जा रही है इस समय जब बहुजन समाज पार्टी में वोट ही नहीं बचा है, उनके समर्थक ही कम हो गए हैं, आज उनको फाइट में ही नहीं माना जा रहा है, आउट ऑफ फाइट माना जा रहा है उनको, तो उनकी किसी बात पर गंभीरता नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से अपना बयान दे रहा हूं जी। नहीं, लेकिन हमें तो यह भी जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि बसपा एक बार फिर से आपके साथ आ जाए, ये भी हो सकता है। आपको जो भी जानकारी मिल रही है वो आपके अपने पास है, हमारे पास कोई जानकारी ऐसी नहीं है। ठीक है, चलिए मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन संजय जी एक नया गठजोड़ बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है यूपी के अंदर, क्या बीजेपी उसके लिए तैयार है? क्योंकि हमने देखा है मायावती बीजेपी के ऊपर बहुत ज्यादा नरम रहती हैं, लेकिन आकाश आनंद आग उगल रहे हैं भाई, शिक्षा को लेकर हो, युवाओं को लेकर हो, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हो। वो कह रहे हैं कि सरकारी पैसे की बर्बादी हो रही है, तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाए सरकार के ऊपर आकाश आनंद,
और मायावती खामोश रहती हैं। कैसे देखें इसको, और आपको क्या समझ आ रहा है, बीजेपी क्या समझ रही है इसको, कैसे देख रही है? अमित जी नमस्कार, और जी। सभी मित्रों को नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, आकाश आनंद जी बसपा के नेता है और बहन मायावती जी के उत्तराधिकारी हैं, उनको डेजिग्नेट कर दिया है उन्होंने। अब आकाश आनंद जी जो अखिलेश यादव जी को जो भी जिस शब्दावली में उनका सम्मान कर रहे हैं, राहुल गांधी जी का कर रहे हैं, ये उनका व्यक्तिगत विषय है। और अंकल कहना कोई देखिए नई जनरेशन के है ना आकाश यादव जी, आकाश जी, तो जो नई पीढ़ी है उसकी शब्दावली तो यही है। और फिर हम क्यों भूल जाते हैं बुआ और बबुआ, तो यूपी में बहुत फेमस हुआ था। तो ये इस पे बहुत डिबेट करने वाला नहीं है। वो हम मुझे लग रहा है उसके पीछे एक और भी कारण है जो मुझे समझ में आ रहा है कि लंबी अगर राजनीतिक पारी खेलनी है आकाश जी को, निश्चित रूप से एक बड़ी खाती है उनके साथ में बसपा की बहन मायावती जी की, तो उसको आगे बढ़ाने की अब कोशिश करेंगे और बढ़ाना भी चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि बहन जी अगर आकाश आनंद जी को अगर आगे बढ़ाएंगी तो फिर किसी के साथ गठबंधन करेंगी। वो आकाश जी को लॉन्च कर रही हैं। और एक बात और भी है, देखिए बहन जी का एक वोट बैंक तो है, जिस वोट बैंक का लाभ सपा मतलब इंडी अलायंस को लोकसभा में मिला था, वो है जाटव वोट बैंक। और उसी के चलते अखिलेश जी ने पीडीए लॉन्च किया था। अब अखिलेश जी खुद पीडीए में भ्रम में है, उस चक्रव्यूह फंस गए हैं। इनका जो पीडीए है वो इनके लिए चक्रव्यूह सिद्ध हो रहा है कि उस चक्रव्यूह से अब कैसे निकले। खुद उन्होंने चक्रव्यूह बुन लिया है, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, उसमें मैं डिबेट नहीं करूंगा। तो आकाश अब बहन जी का एक कोर वोट बैंक है, हम सब जानते हैं। और वो उस नेतृत्व के अभाव में कभी अखिलेश जी के साथ चला गया और थोड़ा बहुत चंद्रशेखर जो सांसद हैं उनके पास चला गया। आप तो कह रहे थे कि चंद्रशेखर का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, भाई उनके आगे चंद्रशेखर जी बहुत छोटे नेता है, क्यों अननेसेसरी नाम ले, वो क्यों नाम लेके बड़ा करें वो। तो आकाश जी की लॉन्चिंग तो बहन जी ने कर दी है। अब ये कांग्रेस को देखना है, जो कांग्रेस के युवराज उत्तर प्रदेश में जमीन तलाश रहे हैं पॉलिटिकल, और वो आप इस समय जो नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स चल रही है, लेकिन संजय जी अखिलेश यादव बड़े नरम दिखे और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो हमारे सभी पार्टियों से और हमारे सभी लोगों से बहुत अच्छे संबंध हैं, इसलिए हमसे ज्यादा ना कहलवाओ तो अच्छी बात है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। राजनीति में देखिए व्यक्तिगत संबंध होते हैं, व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह होते हैं, जो वैचारिक लड़ाई होती है पॉलिटिकल वो अपनी जगह होती है, वो चलता है। जो समझदार नेता है वो अपने पर्सनल रिलेशंस बना के चलते हैं, जो बिल्कुल नहीं कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार होते हैं। बसपा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है सर, अखिलेश यादव का बसपा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है। नहीं, उसके पीछे जो मुझे लग रहा है कि बसपा के पीछे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए रख रहे हैं कि मैंने आपने कहा है ना, उनका एक जो जाटा वोट बैंक है बहुत बड़ा है। अगर बहन जी को बोलेंगे, आज भी देखिए निर्विवाद रूप से जाटो वोट बैंक की नेता तो बहन जी हैं। वो स्पेस वैक्यूम जब बना इधर उधर गया, तो भाजपा में भी जाटो वोट है, ऐसा नहीं है, भाजपा में भी है, हम लोगों के साथ में भी है, रावत तो बहुत संख्या में है। तो वो हमें लगता है कि अखिलेश यादव जी कुछ उल्टा सीधा बोल के या तिरछा बोल के उस वोट को नहीं नाराज करना चाहते हैं। वो हमें लगता है कि पीडीए के लिए भी इस तलाश में है, शायद वो वोट मिल जाए, लेकिन पीडीए निश्चित रूप से कमजोर होगा। एक बात और है, अगर बहन जी मजबूत होंगी, अगर उनका वोट बैंक उनकी तरफ आता है, तो अखिलेश जी को इंडी अलायंस को दिक्कत जाएगी, फिर मुस्लिम वोट बैंक भी शिफ्ट होगा। ये दिक्कत जाने वाली है इन लोगों को। इसलिए अभी ये हमें लगता है कि बहुत जल्दी में कुछ बोलेंगे नहीं बहन जी के खिलाफ ये लोग। नहीं तो कहा तो ये भी जा रहा है कि हो सकता है ये सारे एक साथ आ जाएं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आजाद समाज पार्टी, और ये सारे एक साथ आ गए तो फिर तो दिक्कत हो सकती है। मेरा जो देखिए अमित जी, जो मेरा भी राजनीतिक जीवन रहा है और सौभाग्य से बड़े लीडर्स की छाया में बैठ के मैंने भी राजनीति की है, तो जो विजन होता है बड़े नेताओं को बहुत लॉन्ग टर्म का सोच के चलते हैं। अगर आकाश जी को लॉन्च करना है तो गठबंधन नहीं करेंगी, क्योंकि ये अखिलेश जी, राहुल गांधी बड़े नेता है, उनकी शैडो में तब जाएंगे वो एक पारी
अभी मुझे लग रहा है कि अभी वो बहन जी इस बार अकेले ही लड़ेंगी। लेकिन संजय जी अभी तो पार्टी का अस्तित्व बचाना है, अभी तो पार्टी का अस्तित्व बचाना है ना। सबसे बड़ी जो मुश्किल है बीएसपी के सामने वो ये है कि किसी भी तरीके से भाई पार्टी का जो एग्जिस्टेंस है वो तो बचा रहे। जी नहीं एग्जिस्टेंस उनका है, एग्जिस्टेंस है, कांग्रेस से ज्यादा एग्जिस्टेंस है। पिछले भी वोट नहीं सर, कहा 403 में से अगर एक सीट आ रही है तो कहां, मतलब क्या मान रहे हैं आप उसको? आप सुनिए तो जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ है, विधानसभा हुआ है, विधानसभा की बात कर रहा हूं, उसमें जो कांग्रेस का 2 या 3% प्रतिशत वोट हाँ, बिल्कुल का उससे ज्यादा है, आज भी ज्यादा है। तो बहन जी अगर मजबूती से लड़ेंगी तो इनको दिक्कत जाएगी, मेरा कहना यह है। ठीक है सर, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। लेकिन राजकुमार जी, आकाश आनंद के इस बयान को एक राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में आप किस तरीके से देख रहे हैं, और क्या आपको लग रहा है कि आने वाले समय में एक बड़े महागठबंधन की सुगबुगाहट यूपी के अंदर देखने को मिल रही है, और जिन जिन पार्टियों का मैंने जिक्र किया, क्या वो एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ आ सकती हैं? इसकी उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि आकाश आनंद ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव को लेकर जो कुछ भी कहा, लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर उनका भी नजर आ रहा था, और बीजेपी के ऊपर जिस तरीके से लगातार वो हमलावर थे, सरकार की कमियों को गिना रहे थे। क्या लग रहा है आपको? अमित जी, आप एक चीज देखिए कि चुनाव आया और नेता निकल के बाहर आ जाते हैं। भाई एक चीज बताइए, 5 साल पहले कहां चले जाते हैं? चुनावों से पहले नजर आते हैं क्या? बिल्कुल। और दूसरा एक और चीज देखिए कि चाहे अखिलेश जी हों चाहे राहुल जी हों, भाई जिस चीज की कहीं भी उत्पत्ति हुई है, जीव जंतु मनुष्य वगैरह किसी की उत्पत्ति हुई, उसकी एज भी बढ़ेगी, और एज के अनुसार अब आप अंकल कहो, दादा कहो, चाचा कहो, ताऊ कहो, वो आपका लुकआउट है, क्या कहेंगे? भाई बहन जी से तो हम अभी तक बहन जी कहते हैं, चाहे 70 साल की हो गई है वो, फिर भी हम बहन जी कहते हैं। तो ऐसा नहीं है, कौन किससे क्या कहेगा। रही राजनीति की बात, तो राजनीति में आप एक चीज देख लीजिए, बसपा का जो फाउंडर मेंबर थे आज तक कहीं नजर आते हैं क्या? फाउंडर मेंबर एक भी नहीं है। तो कहने का मतलब वोट बैंक की राजनीति है, अंकल कहो, चाचा कहो, ताऊ कहो, ये कोई मायने नहीं रखता। सबसे बड़ी बात यह है कि आप आज की जनरेशन के हिसाब से अगर हम कहें कि भाई ये आप इनको अंकल कह रहे हो, ये ठीक है, मान लिया अगर आपके अनुसार के बुढ़े हो गए ये लोग, तो यही बुढ़े लोग जंतर मंतर पर थे, ये युवा कहीं नजर नहीं आ रहे थे जो बोल रहे हैं। तो नहीं तो ये तो इसका मतलब नहीं, इसका मतलब राजकुमार जी, नहीं आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई इसका मतलब ये भी हो सकता है ना कि भाई वो तो अंकल हो गए, अब भैया बचा कौन? उनकी 50 के पार उम्र है, मेरी 30 है, वो बोल भी रहे हैं बात। तो मतलब भाई जेनजी से जुड़ने का, युवा वोट बैंक को एकजुट करने का ये एक तरीका भी तो हो सकता है कि अब कहां चक्कर में पड़े भैया। अगर आप मान लो कोई युवा नेता है राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, युवा तो मैं हूं। मैं अमित जी एक बात कहना चाह रहा था कि आप एक चीज बताइए, जब दलित उत्पीड़न होता है तब ये पार्टियां कहां चली जाती हैं जो आज चुनावी मोड़ पर आ गई। भाई अभी मेरठ में झगड़ा हुआ, इससे पहले एक मेरठ में अपराध हुआ कि उसकी मां को ही मार दिया, दलित बेटी को लेकर भगा के ले गए। मथुरा में अभी बारात चढ़ने नहीं दी। भाई ये नेता कहां चले जाते हैं? तो मेरे कहने का मतलब है ये चुनावी हथकंडे हैं, वोट जिसके साथ जाना है उसको जाना है, नेता भी जानते हैं, पब्लिक भी जानती है कि कौन किसके साथ जाना है। दूसरी बात, अगर आप सरकार को यही मानते हैं कि सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति, तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छी चल रही है तो आपको लड़ने की क्या जरूरत है? आपको सरकार बनाने की क्या जरूरत है? आप तो पार्टी ही खत्म कर दो, क्या मतलब है? पार्टी तो अच्छी चल रही है ना। तो ये सिर्फ राजनीतिक हथकंडे है, बाकी का कुछ नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है ये अखिलेश जी चाहे अंकल हो, चाहे ताऊ हो, चाहे कुछ भी हो, ये राजनीतिक मामला है। ये राजनीतिक मामला लग रहा है आपको? ठीक है, लेकिन संजय जी ऐसा क्यों लग रहा है कि अखिलेश यादव जो है वो मायावती को लेकर, क्योंकि हमने देखा है बीते दिनों काफी हमलावर दिखते थे वो, और वो तो यहां तक भी कहते थे कि भाई मायावती जो है वो बीजेपी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलती हैं, बिल्कुल चुप रहती हैं, खामोश रहती हैं, ऐसा लगता है कि मुंह पे टेप लगा लिया हो। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अब वो अखिलेश यादव जो है वो मायावती के लिए कुछ खास नहीं बोल रहे हैं। वो तो आकाश आनंद ने कहा कि ठीक है ये तो विषय ही नहीं है, मतलब उन्होंने इसको बहुत हल्का कर दिया। क्यों भाई? मतलब मैं ये मानूं, नहीं मैं ये मानूं
संजय जी, ये अशोक जी से सवाल था मेरा, शायद मैंने हाँ, जी। तो मैं अशोक जी ये कह रहा था, अच्छा। तो क्या मैं ये मानूं कि आपने भी रास्ते जो हैं वो खुले रखे हैं, चाहे मायावती कितना भी कहें कि भाई हम तो अकेले ही लड़ेंगे, एकला चलो की राह पर रहेंगे, लेकिन अखिलेश यादव को भी समझ आ रहा है कि भाई अगर दलित वोट चाहिए तो फिर मायावती का साथ जरूरी है। जी जी भाई, देखिए भाई, जहां तक सवाल है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में सीधी लड़ाई भाजपा से है, योगी सरकार से है, सारे विपक्ष की, जो भी अपोजिशन कहता है अपने आप को, उसकी लड़ाई योगी सरकार से। और योगी सरकार से लड़ाई में कौन है? आज दलित है, पिछड़ा है, दलितों का हक कौन मार रहा है? भाजपा मार रही है, जाहिर है भाजपा मार रही है। आज दलितों का हक मारने की वजह से 24 में पीछे रही है, पिछड़ों का हक मारा, पीछे 24 में गई, हाशिए पे चली गई 24 में। बहन जी का सम्मान सभी करते हैं, बहन जी का सम्मान कौन नहीं करता है, लेकिन बहन जी स्वयं किसी कारण से, क्या कारण है ये बहन जी जानती होंगी, लड़ाई लड़ पाने में समर्थ नहीं दिखाई दे रही हैं। हमको नहीं, जनता को नहीं दिखाई दे रही हैं। अब उनका जो मतदाता है वो समझ नहीं पा रहा है कि जब वो लड़ाई संघर्ष से तो 27 में नहीं, तो फिर हम ये उम्मीद करें, नहीं अगर मायावती को, मायावती अगर संघर्ष कर रहे हैं, नहीं आगे बोलने दीजिए। नहीं आप बोलिए, बस मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, मैं आपसे मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं होगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ लामबंद है। आज हाशिए पर जो चला गया है, कहीं पर भी चला गया है, वो संघर्ष रास्ते पर है, संघर्ष करे अपना। जनता ही जब साथ नहीं होती किसी के, तो उसमें क्या बोला जाए? और आकाश आनंद की क्या बात है? बहन जी कुछ बात बोले तो समझ में आता है, आकाश आनंद की बात पर टिप्पणी क्या की जाए? जनता उनको गंभीरता नहीं ले रही है। जी, लेकिन संजय जी, क्या इतने हल्के में बीएसपी को, मायावती को लिया जा सकता है क्या? क्योंकि हमने तो देखा है कि भाई वो बसपा के, सपा के साथ जब भी गए तो ताकत तो बढ़ी है। देखिए अमित जी, जो इस समय जातिवाद के नाम पे जो राजनीति चल रही है उत्तर प्रदेश का 100 से, बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी ने उस मिथक को तोड़ दिया। अब बारी है यूपी की, लेकिन जो जातीय पार्टियां हैं उनके अपना जो वोट बैंक है, उन जातियों का ही वोट बैंक है। जैसे अखिलेश जी का जो उनका यादव वोट बैंक है, वो उनकी बहुत बड़ी ताकत है। बहन जी का दलित जाटव वोट बैंक उनका बहुत बड़ी ताकत है। मैं बार बार कह रहा हूं कि और दूसरा बहुत बड़ा एक है कि जो मुसलमान वोट बैंक है, वो बीजेपी को हर हालत में हराने के लिए वो ये एसेस करेगा कि कौन सा गठबंधन मजबूत है। वो ना अखिलेश जी का साथ का है, ना राहुल जी के साथ का है, ना मायावती जी के साथ का है। उसका एम है भाजपा को हराना। अब उनको अखिलेश यादव मजबूत नजर आएंगे तो अखिलेश के साथ चले जाएंगे, और विधानसभा स्तर पे भी ये रहेगा। और अगर बहन जी कहीं नजर आएंगी तो उनके साथ चले जाएंगे। कांग्रेस का कोई अस्तित्व है नहीं। कांग्रेस मुझे कहना नहीं चाहिए, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन राहुल गांधी जी बेताल बनकर अखिलेश जी की उस पर चढ़े हुए हैं, वो बेताल बन के चढ़े हुए हैं। तो सारी शक्ति वो कहते हैं ना, शक्ति हम सनातन की नष्ट कर देंगे, तो वो अखिलेश जी की शक्ति नहीं। लेकिन 2024 में तो ये भ्रम तोड़ा ना उन्होंने भाई, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी का भ्रम तो तोड़ा 2024 में। ये बात तो आप भी जानते हैं भाई। 43 सीटें उन्होंने जीती मिलकर के, और आप मिलकर के 33 सीटें जीत पाए। इसमें मैं देखिए निर्विवाद रूप से और निष्पक्ष भाव से कहना चाहता हूं कि इन्होंने जो एक फाल्स नैरेटिव बनाया था कि संविधान खतरे में है, जो 400 पार को इन्होंने कन्वर्ट किया संविधान खतरे में है। और गांव-गांव जाके मुझे मालूम है, जैसे मैं लखनऊ में ही बता दूं आपकी, लखनऊ मोहनलालगंज लोकसभा में मलिहाबाद में सपा के कार्यकर्ता, बख्शी तालाब सपा के कार्यकर्ता दलितों के घर गए और हाथ जोड़ के कहा, भैया ये आखिरी चुनाव है। जैसे अखिलेश जी अभी बोल रहे हैं कि लोकतंत्र का आखिरी चुनाव होगा, ये डराते हैं वोट को। भैया ये आखिरी चुनाव है, अगर भाजपा आएगी संविधान बदल देगी, आपको वोट डालने का अधिकार छीन लेगी। अब देखिए जो दलित वोट बैंक है उसकी एक सबसे बड़ी शक्ति वोट बैंक होती है, वोट की देने की शक्ति उसकी सबसे बड़ी होती है, वही उसका सबसे बड़ा हथियार है। कहीं हम इस नैरेटिव को नहीं काउंटर कर पाए, जबकि ये टोटल फॉल्स नैरेटिव था, झूठा नैरेटिव प्रोपेगेंडा इन्होंने बताया था। लेकिन मैं इस बात की अब तारीफ करूं या इनकी वो करूं
सपा वाले इस मामले में मास्टरमाइंड हैं। नीचे किस तरह से जाके ये ब्रेन वॉश करते हैं, झूठ नैरेटिव फैलाते हैं, मैं जानता हूं। मैं भाई करीब 28-30 साल से ज्यादा जमीनी राजनीति कर रहा हूं, मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूं। इसमें हम लोगों का कहीं कमी रही, उसका इन्होंने फायदा उठाया, लेकिन अब यूपी के लोग चुनाव में ये नहीं चल पाएगा इनका। ये आप मान के चलिए, ये जो झूठा फाल्स नैरेटिव बनाया था ये बिल्कुल नहीं चल पाएगा इनका, बिल्कुल नहीं चलेगा। नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है राजकुमार जी कि अगर ये मिल जाते हैं, जिसकी संभावना बहुत कम नजर आती है, लेकिन फिर भी अगर ये सभी मिल जाते हैं, जिसमें एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी, तो ये जो वोट शेयर है वो हो सकता है कि 50% को पार कर जाए और 150 से 200 सीटों पर बीजेपी के साथ एक बहुत ही कड़ा मुकाबला हो सकता है। आप जैसे जानकारी की बात कर रहे हैं, मैं आ रहा हूं संजय जी, आपके पास आ रहा हूं मैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या यह संभव नजर आता है क्या आपको? अमित जी, उत्तर प्रदेश में लगभग 22 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें से कम 12 करोड़ ही जाटव है। और 12 करोड़ जाटव ये नहीं है कि बहनी के साथ हो, अखिलेश जी के साथ हो, या बीजेपी के साथ हो, या कांग्रेस के साथ है। आज का ये जो चल रहा है, अभी भाई साहब कह रहे थे हमारे संजय जी कि भाई ये इन्होंने एक आरक्षण का और संविधान का, भाई संविधान खतरे में, संविधान तो ऑलरेडी पहले से ही खतरे में था। संविधान के सिस्टम बदल दिए गए कि भाई संविधान को तो हम छुएंगे नहीं, पर आर्टिकल चेंज कर देंगे। अब आर्टिकल चेंज करेंगे तो अपने मुताबिक चेंज करेंगे। जब अच्छा मुद्दा छेड़ा, मैं जवाब दूंगा इस बात का। आप आगे मुद्दे पे, आप मुझे आप मिल गया, मैं जवाब दूंगा आपको। संजय हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सही बात यह है कि अखिलेश जी, राहुल जी जब संविधान को लेकर घूम रहे तो इसीलिए उनकी 43 सीट आ गई। और यही संविधान की अगर बात करें, भाई संविधान की सौगंध हम खाते हैं और संविधान को ही हम नहीं मानते हैं। आप देखिए कब ये दुरुपयोग नहीं हो रहा है। अभी जैन जी का आंदोलन चल रहा था और आरक्षण रिजर्वेशन की बात कर रहे थे कि इसको खत्म करिए। अरे ये क्या बीमारी है भाई, आपने भी तो 10% लिया है, आप 15% होकर 10% ले रहे हैं और वो 49.5% या SC ST OBC ले रहा है, जबकि इतनी बहुत संख्या में 40% है लोग। तो कहने का मतलब है संविधान खतरे में था तब ये हुआ, और संविधान अगर खतरे में नहीं होता तो आप एक सबसे छोटी बात देखिए कि अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ और एक पार्टी ऐसी है जिसने 2023 में चुनाव लड़ा मात्र 2 सीटों पर विधानसभा का, 822 वोट पड़े और 822 वोटों में से वो जमानत जब्त हो गई। उसी में सांसद 20 चले जाते हैं। ओम बिरला कह रहे थे आइए। तो मेरे कहने का मतलब है संविधान की तो धज्जियां उड़ा रही है सरकार। बोलिए संजय जी, बोलिए, जवाब दीजिए। हाँ बोलिए। हाँ अमित जी, मैं चाहूंगा कि आप बहुत अच्छी डिबेट हो रही है, खुल के हो रही है और बड़े इश्यूज पे हो रही है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि थोड़ा सा मुझे आप समय देंगे। नहीं बोलिए सर, बोलिए। बड़ी महत्वपूर्ण बात जी सिंघाल जी ने, देखिए इस देश के अंदर, और मैं जनता को आपके इस बड़े टीवी चैनल के माध्यम से हिंदुओं को विशेषकर आगाह कराना चाहता हूं, ये संविधान खतरे का नैरेटिव है किसका? मैं नाम लेता हूं, देवबंद के एक मौलाना है नोमानी, उनके आप उठा के देख लीजिए, अभी बोलते हैं जितने देवबंदी हैं, खासतौर से नोमानी साहब, वो बार बार बोलते हैं संविधान खतरे में। संविधान जनाब खतरे में नहीं है। इन्होंने 1-2 बात कह दी, जो 1-2 आर्टिकल जो नेहरू जी ने मुसलमानों को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर दी हुई है, जैसे बहुत से मुद्दे हैं जिसपे भाजपा ने संशोधन किया है। संविधान को वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है, क्योंकि उनको लग रहा कि हमारे जो हितों पे है, जैसे एनआरसी है, सीए है, क्या कहते हैं, समान नागरिकता संविधान संहिता है, जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर स्वयं चाहते थे, बीजेपी लाना चाहती है, तो उस नैरेटिव को वो बिल्ड करते हैं। ये इनके फुट सोल्जर हैं, सपा कांग्रेस जो है, नोमानी देवबंदियों के, तो उस नैरेटिव को ये लोग प्रोपोगेट करते हैं दलितों के बीच में। और दूसरी बात, मुसलमान की सबसे बड़ी जो इस समय देश के अंदर साजिश चल रही है, वो दलितों को हिंदुओं से तोड़ना चाहता है, सिखों को तोड़ना चाहता है। वो अगर हिंदू समझदार है, उस नैरेटिव को समझ रहा है। हमारा यह है प्रयास कि हमें जो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, बटोगे तो कटोगे, हमें उसको सावधान करना है। और दूसरी बात, अगर
सपा सरकार आती है अमित जी, तो अगर सपा सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, सबसे ज्यादा अत्याचार किस पे होता था? दलितों का। जब यूपी का प्रश्न आएगा अमित जी, आपने लोकसभा के चुनाव में तो ये अपना झूठा प्रोपेगेंडा चला लिया, लेकिन यूपी में नहीं चलेगा, क्योंकि जानते हैं अगर सपा आ गई तो सबसे ज्यादा उत्पीड़न दलितों का होना है। जो यादव हैं, मुसलमान हैं, जो लट्स चलाते हैं सबसे ज्यादा। आप देख लीजिए, मैं बात कह रहा हूं, जब बहनजी की सरकार आती थी तो दलितों की तरफ से हरिजन एक्ट दायर होते थे सबसे ज्यादा यादवों के ऊपर। जब अखिलेश जी की सरकार आती थी तो यादव का सबसे बड़ा हथियार उनकी लाठी है, वो लाठी लेकर ठोकता था, उनको कूटता था। तो दलित आज भी अगर आप अपनी टीम को भेजिए गांव में तो वो यही कहेगा, भैया अखिलेश की सरकार नहीं चाहिए हमें। तो देखिए, वोटर को आप ऐसे बरगला नहीं सकते, वोटर बहुत समझदार है। फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश में अमित जी, दलित कैसे भूल जाएगा कि मुसलमान दलितों की बेटियों को सपा की सरकार में खींच के ले जाते थे, राह चलते रिक्शे से खींच के ले जाते थे। ये लोग बोलते नहीं थे, कैसे दलित इनको वोट देगा, कैसे देगा दलित? तो इनके आगे सवाल बहुत बड़ा है। और योगी जी की सरकार बन रही है और अब मुझे लगता है कि पिछली बार से ज्यादा सीटें आएंगी और अखिलेश जी को 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे। नोट कर लीजिए आप। ठीक है, ठीक है। अशोक जी, अशोक तिवारी जी जवाब दीजिए, क्योंकि सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं आपके सामने संजय जी। संजय जी कह रहे हैं कि भाई अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, तो पहले की तरह जैसे पहले होता था, यादव और मुसलमानों के हौसले बढ़ जाएंगे और दलितों पर अत्याचार करेंगे। जी भाई, मुझे आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद दे रहा हूँ जी। बोलिए। काफी देर बाद समय दिया मुझको। मैं इनकी सभी बातों का 2 बार बोल चुके हैं संजय जी, पहले भी बोल चुके हैं और दोबारा फिर बोल चुके हैं। दोनों बार बोलने का जवाब दे रहा हूँ। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, दलित और पिछड़ों को कम दिमाग का समझने की भूल जो भाजपा करती है, सदैव करती आई है, वो अब चल नहीं पाएगा। न दलित कम दिमाग का है, न पिछड़ा कम दिमाग का। इनके दिमाग ये तो मैंने नहीं कहा, खाली है। ये तो मैंने नहीं कहा। सर आप गलत बोल रहे हैं। बोल रहे, अभी तो हम डिबेट नहीं कर पाएंगे। आप निर्बाध बोले और हम न बोलने पाए, ये उचित नहीं है। नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए, बोलिए आप। कमजोर पक्ष नहीं सर, हम भी आपके बराबरी के पक्ष हैं, इसलिए हमको बोलने दीजिए सर। अरे मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, हम आपका मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ सर, आदरणीय जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि कम दिमाग के पिछड़े नहीं। आप अपनी बारे में बोल लीजिए, फिर बोल लीजिएगा। आप गलत बोल रहे हैं। दिमाग का पिछड़ा है, मैंने दलित है। भी नहीं कहा है। 2024 में क्या हुआ था? बेइज्जती कर रहे हैं। संविधान बदलने की बात तो ठीक है कि आप उनका अपमान कर रहे हैं, लेकिन संविधान, अगर जो भी संविधान है बदला कि नहीं बदला ये अलग विषय है, लेकिन सच्चाई सर ये है, डाइल्यूट कर दिया गया, आरक्षण को गलाया गया, तिल तिल मारा गया। जो नौकरियां थी पटल पर वो गायब हैं। सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। सरकारी नौकरियां निकाली ही नहीं जा रही हैं। सरकारी नौकरियों को जब निकलती हैं तो वो परीक्षाएं लीक हो जाती हैं सर। पिछड़े वर्ग का आरक्षण घोटाला हुआ, आज शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ। ठीक है, क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम बचा है तिवारी जी, समय मेरे पास बहुत कम बचा। जल्दी से राजकुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजकुमार जी आप बोलिए। आरक्षण का हक ठीक है, केवल ठीक है, राजकुमार जी आप बोलिए, बोलिए आप बोलिए। आरक्षण का हक प्राइवेट नौकरी में नहीं मिलता है और प्राइवेट दलितों को दलितों का आरक्षण छीना था, मिलेगा। रिवर्ट कर दिया। चलिए ठीक है, ठीक है, समय नहीं बचा। राजकुमार जी आप बोलिए सर, बोलिए बोलिए, इंतजार मत करिए, बोलिए आप। 27 में आपको खदेड़ेगा, ठीक। जी कह रहे हैं कि हिंदुओं को एकजुट करने के लिए योगी जी ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे। अरे भैया ये तो बता दो किससे बटोगे, किससे कटोगे। और हिंदू कितनी जातियों में, आप हिंदू दलितों को तब मानते हो जब अगर किसी मुसलमान से लड़ाई हो रही है तो सारे एक हो जाओ, उसके बाद में तो सबसे ज्यादा सवर्ण ही दलितों पर अत्याचार करता है और नहीं माने। चलिए, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या यूपी की सियासत में 2027 के चुनाव से पहले कुछ नए समीकरण बनते दिख रहे हैं क्या? और अगर ऐसा होता है तो फिर बीजेपी किस तरीके से मुकाबला करेगी और क्या बीजेपी को अपनी रणनीति बदलनी होगी? लेकिन क्या ऐसा होगा भी? क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी के बारे में कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे की कट्टर दुश्मन हैं। लेकिन क्या ये कट्टर दुश्मन पार्टियां एक साथ फिर से आएंगी?
क्योंकि आकाश आनंद का जो सॉफ्ट कॉर्नर था वो इस ओर इशारा तो कर रहा है, लेकिन कहते हैं कि राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।